Good morning, everyone. Welcome to the DSEJ's Home Classes, a digital initiative by Verdi Director School Education Jammu. I'm Dr. Mehreen, going to conduct this session for the students of class 10th in history. So I'm going to take up your first chapter entitled Rise of Nationalism in Europe. इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म की जो भावना है, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो इवॉल्व होती है पूरे के पूरे यूरोप में। लेकिन इससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ नेशनलिज्म एंड हाउ दिस फीलिंग हैज़ अराइजन इनटू द माइंड्स ऑफ द पीपल. So, it is that type of feeling, you can say, in which we become more and more diverted towards our nation in one way or the other. ये इस तरह की फीलिंग है, इस तरह का एहसास है जिसमें एक सिटीजन्स को लगता है कि हमारी नेशन जो है हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं. वो सिर्फ अपनी नेशन, जब भी कुछ सोचते हैं अपनी नेशन को बीच में रखकर उसके आगे पीछे ही उनकी सोच जो है चलती है. जिस तरह से इसके लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, हमने नेशनलिज्म इन इंडिया जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से अर्ली 19th सेंचुरी में जो है नेशनलिज्म जो है पीक पर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी इंडियंस के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर आई और किस तरह से वहाँ पे भारतीय लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ नेशनल मूवमेंट किया और किस तरह से भारतवर्ष जो है इस फीलिंग के चलते धीरे धीरे 1947 में जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है. लेकिन ये हमने बात की थी इंडिया की, या हमने एक बात की थी नेशन की, एक कंट्री की. यहाँ इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक कॉन्टिनेंट की, क्योंकि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं. जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और हम पर्टिकुलरली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की बात करेंगे, या उससे कनेक्टेड या उससे जुड़ी हुई जो और छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अर्ली सेंचुरीज़ में किस तरह से ये जो फीलिंग थी इन कंट्रीज़ के बीच में आई और किस तरह से ये जो कंट्रीज़ हैं ये बिल्कुल जो पुरानी ट्रेडिशंस वहाँ पे चली आ रही थी, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी, उनको ख़त्म, वो वहाँ पे ख़त्म हो गई और किस तरह से न्यू फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर होती है. यहाँ पर हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे हम फ्रांस की बात करें, चाहे हम ब्रिटेन की बात करते हैं, चाहे हम इटली की, इन कंट्रीज़ में क्या हो रहा था, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हो रहा था. अगर हम वहाँ के सेटअप की बात करें, पॉलिटिकल सेटअप की, वहाँ पर एक मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सेटअप था. अब ये समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ दिस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सेटअप और व्हाट इज़ दिस मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें मोनार्क ही हेड ऑफ द कंट्री होता था. यू कैन से इन रफ टर्म्स मीन्स राजा महाराजा जो थे वो वहाँ पे राज करते थे, डायनेस्टिक रूल होते थे. अगर राजा की डेथ हो जाती थी तो अल्टीमेटली जो उसका बेटा होता था वो थ्रोन को एक्वायर कर लेता था, एंड जो मेन पावर थी वो राजा के हाथ में ही होती थी, और लोगों को वहाँ अपना मत देने का या लोगों के मत का वहाँ पे कोई रोल नहीं था. अर्ली यूरोपियन कंट्रीज़ की पॉलिटिकल सेटअप की मैं बात कर रही हूँ. ये मोनार्किकल गवर्नमेंट्स जो थी ये इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी, ये डायनेस्टिक सेटअप्स इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो अब अपने आप को कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग उनके अंदर आ गई थी कि हमें अपनी कंट्री के लिए, हमें अपनी नेशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो क्या होता है, नेशनलिज्म की फीलिंग के आने के बाद ये मोनार्किकल सेटअप सबसे पहले जो है वो डिमिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और रिपब्लिकन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स जो है वहाँ पे सामने आती हैं. और वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सामने आता है यूरोपियन कंट्रीज़ में नेशन स्टेट्स का, जो कि पहले वहाँ पर नहीं था.
एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स की हम बात करते हैं, वहाँ पे ये कंसेप्ट जो है आफ्टर द राइज ऑफ द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म के बाद नेशन स्टेट का कंसेप्ट आता है। नेशन स्टेट्स हैं क्या? ये एक जोग्राफिकल टेरिटरी हैं जिसके साथ आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हों, उन्हें हम नेशन स्टेट्स कहते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं आपको फ्रांस की एग्जाम्पल देती हूँ, जिसमें द एब्सोल्यूट मोनार्की रीच द ज़ेनिथ ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुइस 14। तो क्या होता है कि जब राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, जब ये कंट्रीज़ जो है इनके अंदर ये फीलिंग आती है, तो सबसे हमें इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक सेटअप्स, और दूसरा हमें बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है, वो है ओके। नो अब हम देखेंगे कि फ्रांस ने क्या रोल प्ले किया, और यू कैन से व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रांस इन वर्ल्ड हिस्ट्री एज ए नेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन अदर यूरोपियन कंट्रीज़ एज वेल। कहने का मतलब ये है, जिस तरह से मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि इन सारी कंट्रीज़ में क्या हुआ था, नेशनलिज्म जो था धीरे धीरे अब आना शुरू हो गया था, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है फ्रांस। कैसे? फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। इस रेवोल्यूशन ने पूरी की पूरी दुनिया को, पूरी की पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिकल डायनेमिक्स में ही एक चेंज लाई थी। क्या चेंज? दैट होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया को फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का पाठ भी पढ़ाया। और क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसिक जो चेंजेस हुई थी पॉलिटिकल डायनामिक्स, जिसकी हमने अभी बात की, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ सेटअप जो कि एक ट्रेडिशनल सेटअप था, डायनेस्टिकल पॉलिटिकल सेटअप जो शुरू से चलता आ रहा था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में। अब आपको ये बताते चले, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड पर्सन होता है, एंड हमने पहले भी बात की, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें राजा महाराजा उनके हाथ में ही सारी पावर्स होती थी। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द पावर शिफ्टेड इनटू द हैंड्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। मोर ओवर, फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम एक पहली सीढ़ी मानते हैं जिसने नेशनलिज्म की फीलिंग को एक पाथ, एक रास्ता प्रोवाइड किया। किस तरह से एक रिपब्लिकन स्टेट की तरह सामने आया, और इसकी इस फीलिंग से, इसकी इस जीत से, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जब फ्रांस एक नेशन की तरह सामने आता है, तो किस तरह से इसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ पर पड़ने लगा बाद में। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड में ले जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने 9th में पढ़ रखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिलाने की कोशिश करूँगी कि व्हाट आर द मेन बेसिक कॉजेज़ जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है फ्रांस में हुआ। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जो हिस्ट्री है उसको हम एलूफ में नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री कनेक्टेड है, और हिस्ट्री कुछ पिलर्स के ऊपर, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, कुछ डायमेंशन के ऊपर टिकी होती है। चाहे हम किसी भी पीरियड की बात करते हैं, चाहे हम किसी भी एरा की बात करें, चाहे हम किसी भी डायनेस्टी की बात करें। एंड दीज इंपॉर्टेंट पिलर्स आर द पॉलिटिकल कंडीशन, द इकोनॉमिक कंडीशन एंड द सोशल कंडीशन ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम जिसकी हम बात कर रहे होंगे। उसी तरह से 17th सेंचुरी में फ्रांस की कंडीशन हम स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल रीज़न क्या थे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से। मैंने आपसे कहा
कि वहाँ पे मोनार्किकल सेटअप था। सिटीजन्स हैव नो पावर, पीपल हैव नो पावर टू, वो अपना योगदान दें, किसी भी चीज़ में अपना मत रखें, कुछ ऐसा नहीं था। होल ऑफ द पावर्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ द मोनार्क। नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नो पार्लियामेंट। It means the political condition of that very particular period in France इतनी कंड्यूसिव थी जिसकी वजह से लोगों को इस सिटीजन्स या वहाँ के लोगों को रिवोल्ट करना पड़ा। दूसरा, अगर हम सोशल कंडीशन की बात करें तो सोसाइटी दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड थी। Society, yeah, you can say society was divided into two, that is the upper class and the lower class, means the rich or the poor, or in other terms we can say have or have nots. So because the distribution of money at that particular period in France was not apt, जिसके पास ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा होता जाता था, जो इसके पास कम है वो, जो गरीब है वो गरीब ही रहता था। कोई ऐसी डेवलपमेंट उनकी डेवलपमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम नहीं की जाती थी। एंड मोरोवर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीरियड वॉज वेरी मिजरेबल because there was defective and disorganized taxation system. जहाँ मन करता था, जहाँ छोटे से एरिया में वहाँ पे डिफरेंट टैक्स था, कोई और एरिया होगा वहाँ पे डिफरेंट टैक्स था। नो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिया है इसको, ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच के फ्रांस में बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, जो बाद में जिसने एक पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की डायनामिक्स को ही चेंज कर दिया, पूरी की पूरी वर्ल्ड को फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का रास्ता दिखाया, का पाठ पढ़ाया। इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस जो है एक नेशन की तरह उभर के आता है पूरी तरह से। ओके, अब देखिए फ्रांस तो आज़ाद हो गया, लेकिन लोगों में अब कलेक्टिव आइडेंटिटी को लाना भी बहुत ज़रूरी था उस टाइम फ्रांस में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप ये समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी इज़ ए सेंस ऑफ कॉमननेस और कॉमन आइडेंटिटी एमंग द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। अब फ्रांस तो एक नेशन बन गया था, लेकिन वहाँ के सिटीजन्स के अंदर उन्हें ये एहसास कराना था दैट यू आर लिविंग इन ए वन पर्टिकुलर कंट्री एंड यू ऑल सिटीजन्स आर वन। सो इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, उनके अंदर ये फीलिंग लाने के लिए, वहाँ के लोगों के अंदर ये फीलिंग लाने के लिए कलेक्टिव आइडेंटिटी की बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े, जिसमें सबसे पहला था द फीलिंग ऑफ द आइडिया ऑफ द ला पैट्रिया एंड ला सिटियन। एंड व्हाट इज़ दिस ला पैट्रिया? बेसिकली ये फादरलैंड का कंसेप्ट था। जिस तरह भारतवर्ष में मदरलैंड का कंसेप्ट है, हम अपनी मातृभूमि का कंसेप्ट है, वैसे ही वहाँ पे फादरलैंड का कंसेप्ट था। वो क्या था कि आप एक पर्टिकुलर नेशन में रहते हैं, आपको अपनी मातृभूमि की तरफ, आपको अपनी फादरलैंड की तरफ जो है वो कितना सिंसियर रहना है। एंड ला सिटियन का मतलब हो गया सिटीजन्स के क्या राइट्स है वहाँ पर, और सिटीजन्स को अपनी नेशन में क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्या क्या राइट्स मिलेंगे। तो लोगों के अंदर वो एक फीलिंग को डेवलप करने की कोशिश की गई। उसके बाद वहाँ पे फ्रांस में एक कॉमन फ्लैग बनाया गया, मतलब एक नेशनल फ्लैग बनाया गया, जो कि एक ट्राई कलर फ्लैग था। इससे ये बताया गया दैट इन ऑर्डर टू अगेन क्रिएट द फीलिंग ऑफ यूनिटी, that you have one national flag, you have one nation and have the one national flag. The most important contribution of this जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसका कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि हमारी जो फ्रांस की पॉलिटिकल डायनामिक्स थी वही चेंज हो गई थी। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे नेशनल असेंबली बनती है और जो वोटिंग पावर्स है वो सिटीजन्स को दी जाती है। सिटीजन्स वोट करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे,
इलेक्शन प्रोसेस जो है वहाँ पे स्टार्ट हो गया। मोर ओवर एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वहाँ के लोगों को दिया गया। साथ ही साथ वहाँ पे जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी वो एबॉलिश की गई और कॉमन टैक्सेशन सिस्टम को लाया गया। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि फ्रांस में टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, कोई भी एरिया था वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से मोनार्क टैक्स लगा देता था, दूसरे एरिया पे दूसरा टैक्स होता था, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन टैक्सेशन सिस्टम कर दिया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पर एक कॉमन टैक्सेशन सिस्टम कर दिया और इस कॉमन आइडेंटिटी की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए इवन लैंग्वेज भी कॉमन कर दी। हर जगह पे जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच को प्रमोट किया गया और जितनी भी वर्नैकुलर लैंग्वेज थी उनका बहिष्कार किया गया। अब देखिए आज के लेक्चर में आपने ये स्टडी किया कि किस तरह से नेशनलिज्म की भावना जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में आती है और इनका वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है। आज हमने फ्रांस का पूरा डिस्कस किया कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसके बाद फ्रांस जो है एज ए नेशन स्टेट उभर के आई, उसके बाद यहाँ पर कुछ नेशन स्टेट बनने के बाद यहाँ पे कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाने के लिए वेरियस स्टेप्स लिए गए जो कि इसकी फ्रांस को और मजबूत बनाते गए, डे बाय डे फ्रांस को और मजबूत बनाते गए। मोर ओवर इसका जो इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ के ऊपर है, जैसे मान लीजिए कनेक्टेड कंट्रीज़ थी बेल्जियम, हॉलैंड, इटली, तो यूरोपियन कंट्रीज़ इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, नेशनलिज्म फ्रांस से वहाँ कैसे ट्रैवल होता है, वो हम देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू वेरी मच।